इस्लाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेजबान जुल्फिकार राहत। नाज़रीन, एक बार फिर ट्रंप साहब ने जुमे के रोज मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने की बात की है। लेकिन अब ट्रंप के जो उल्टे सीधे बयानात हैं उसको किसी और तनाज़र में दुनिया देखना शुरू हो गई है। चाइना से और रशिया से शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां भी ये तासर लिया जा रहा है कि ट्रंप बुनियादी तौर पे ये जो उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इसमें भी बिजनेस कर रहे हैं। उसकी फैमिली के कई लोग हैं जो उनकी स्टेटमेंट्स को मनूवर करते हैं और उसकी बेस के ऊपर बिलियन डॉलर्स बना रहे हैं। ये बात कहां तक दुरुस्त है, लेकिन ये एक तासर फैलता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने ये बात कही है बड़े धड़ल्ले से। उन्होंने कहा कि पहले ये साबित कर दें कि हारा कौन है जंग और जीता कौन है, और शराइत जो है वो जीतने वाले की होती हैं, हारने वाले की नहीं होती। और साथ ही साथ ईरान से ईरानी प्रेसिडेंट के तर्जमान ने वजाहत की है कि जो लोग ये तासर दे रहे हैं कि हमारे क्यादत के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ है, ये बात गलत है। किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। हम यकसू हैं और अपने एजेंडे पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं और पूरी कौम मुतहद है। अब जुमा के रोज मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, ट्रंप की बात को तो लोग इतना ही संजीदा ले रहे हैं जितनी संजीदगी से उनको उनके अपने मुल्क के अंदर लिया जा रहा है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट क्या आती है। ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगी उसको कंसीडर करेगी पूरी दुनिया। तो अभी यही आज का हमारा मौजू है। इस पे बात करने के लिए अहमद हुसैन देर, साबिक रुकन कौमी असम्बली, हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद है। PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। आरिफ अब्बासी साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मियां जुबैर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, AMM के चेयरमैन हैं। और इसी तरह आमना उल्फत साहबा हमारे साथ आज की इस डिबेट में मौजूद है, CM की साबिक एडवाइजर हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। अहमद हुसैन डेर साहब, आपसे मैं आगाज अगर करूं प्रोग्राम का, तो आप क्या समझते हैं कि ट्रंप साहब जो उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी अब रह गई है? अब तो ईरान कोई बात करेगा तो उसका कोई मतलब होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिप्लोमेटिक डील है, एक्चुअली इस वक्त ज़रूरत है कि डिप्लोमेटिक डील होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये शायद कोई बिजनेस डील कर रहे हैं। जब भी ये कोई बयान देते हैं, आप नोट करें, तेल की कीमतें कभी बहुत डाउन हो जाती हैं, कभी मैंने तो ये सुना है कि कोई 16 ऐसे अकाउंट्स पकड़े गए हैं जिनमें शर्तें लगाई गई हैं कि जिस वक्त जंग हुई थी उससे पहले भी ऐसा वाकया हुआ है कि जी जंग होने वाली है, इस पे शर्त लगाई गई। उसके बाद जब टॉक्स पाकिस्तान में शुरू हुई और तेल की कीमतें कम हो गई, इसी तरह वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी। तो समझ में ये नहीं आती कि जो बयानात ट्रंप साहब दे रहे हैं जस्टिफाई नहीं करते कि वो जंग को रोकना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं। अब देखें कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो 3 दिन जाके ईरान में वो ठहरे और एक ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू किया जिसको पूरी दुनिया ने सलाम किया कि ईरान ने इतनी बड़ी इज्जत की कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मज खोल दिया और बगैर किसी शर्त बात के उन्होंने खोल दिया, जिसके लिए वो बहुत सारी डिमांड्स कर रहे थे। अब उसके बदले में अमेरिका को चाहिए था कि वो इसको वेलकम करते, बजाय इसके कि उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया। अब ये बताएं कि इतना बड़ा एक दिल खोला ईरान ने, और उसके बाद उसके बदले में उसको वेलकम करने की बजाय अगर आप उस पर ब्लॉकेड लगा दें, और फिर जो फायर किया गया उनके शिप के ऊपर, और उस फायर को फिर उसकी वीडियो बना के उसको पूरी दुनिया में दिखाया गया, तो क्या इस तरह पीस टॉक्स होती हैं? आज दुनिया में बहुत जगह पे बात हो रही है कि अगर ईरान पीस टॉक्स के लिए राजी नहीं हो रहा और अगर ईरान पाकिस्तान में नहीं आया तो पाकिस्तान की इज्जत नहीं हुई। देखें, इसमें जो मीडिएटर है उसको जाती मफाद नहीं देखना। मीडिएटर ने यह देखना है कि जंग खत्म हो, मसाइल हल हो, दुनिया के जो एक एटॉमिक जंग की तरफ ये जा रहा है उसको रोका जाए। हम जाती मफाद नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि जो एग्रेसर पार्टी है, एक दफा देखें
जंग रुक गई, सीज फायर हो गया, उसके बाद आप ब्लॉकेड लगा रहे हैं, आप शिप्स को फायर कर रहे हैं, शिप्स को कैप्चर कर रहे हैं, तो इस तरह की वायलेशन के बाद हम किस तरह ईरान को मजबूर करें कि वो आके टॉक्स में बैठे? और अगर ईरान जो है, जो हालात अभी पैदा होते जा रहे हैं, लॉजिकल आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बासी साहब। ये ट्रंप साहब आखिर चाहते क्या हैं कि वो एक ही वक्त में मैन ऑफ वार भी बनना चाहते हैं और मैन ऑफ पीस भी बनना चाहते हैं। यानी वो कहते हैं कि नोबेल इनाम भी हाथ से ना जाए और वो हिटलर भी बने रहें, दुनिया की तबाही का ठेका भी वो लिए रहे। ये पॉसिबल है कि दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, वो एक सठियाया हुआ शख्स नजर आ रहा है, उम्र के उस हिस्से में जहाँ अमूमन अक्ल व दानिश जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, और बैकग्राउंड भी इसका एक जुआरी है। लास वेगास में सबसे बड़े जुए खाने इसके हैं। कारोबारी और बददियानत शख्स है। उसने जैसे ही इक़्तिदार संभाला, आपने देखा पूरी दुनिया के साथ टक्कर ले ली। टेरफ जिस तरह इसने ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया, फिर वहाँ जो माइग्रेंट थे, लीगल थे, दहाइयों से रह रहे थे, उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ जो कुछ इसने किया, तो ये ज़हनी बीमार शख्स है और आखिरी उम्र के इस हिस्से में पता नहीं क्या करना चाहता है। मैं तो समझती हूँ दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ट्रंप है, और इसको अमेरिकन अवाम या अमेरिका की जो कांग्रेस है, जो भी उनके पास आईनी तरीका है, इसको जितनी जल्दी इक़्तिदार से रिमूव कर दे, दुनिया के लिए इतना ही बेहतर है। नहीं तो दुनिया को, इस शख्स ने खुद तो, इसकी उम्र ऐसी है कि इसका हमारी, वो कहते हैं जी, कब्र में लाते हैं, तो बाकी दुनिया को ये तबाह कर रहा है। इससे पहले इन्होंने इराक के साथ क्या किया, लीबिया के साथ क्या किया, फिर वेनेजुएला का रिसेंटली आप देखिए, इस तरह का कोई डाका मारता है कभी हिस्ट्री में? आप भी माशाल्लाह हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सहाफत में, कभी सुना है कि किसी स्टेट के हेड ऑफ स्टेट को अगवा कर लिया गया हो और दूसरा मुल्क आके करे? तो इस किस्म को ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है, और ये इस वक्त दुनिया के लिए अजाब बना हुआ है, ये शैतान बना हुआ है दुनिया के लिए। तो दुनिया को अब मुतहद होना चाहिए कम से कम, इसलिए कि ताकत के जोर पे कोई शख्स क्रिमिनल एक्ट ना करे। ये मुजरमाना जराइम है जो वेनेजुएला में इसने किया, जो ये ईरान में कर रहा है, जो इसने माइग्रेंट के साथ किया, जो टेरिफ के साथ जिस तरह दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो ये अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को ज़ेब नहीं देता। ये उनकी कांग्रेस है या उनकी जो भी लीडरशिप है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि 250 साल तारीख है अमेरिका की, चाहे वो जंगों से भरी हुई है। इनकी तो आबादी भी वही हुई थी, जो नापसंदीदा तरीन लोग थे दुनिया भर के, वहां जमा हो गए थे। तो ये जब से बने हैं, इन्होंने दुनिया का अमन तबाह किया है। लेकिन इस नाजुक दौर में जब दुनिया बदल चुकी है, हर मुल्क एक ताकत बन चुका है, और आम आदमी की जिंदगी, ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, यूरोप में आप चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, मिडिल ईस्ट चले जाएं, पूरी दुनिया के 7-8 अरब लोगों की इसने जिंदगी आजाद बनाई हुई है। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन को भी सोचना चाहिए कि क्या उनको ये हक हासिल है कि 7-8 अरब लोगों को पूरा अमेरिकन तो सोच रहे हैं, वो तो परेशान है, वो तो बेचारे इस पे तहकीक कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अमेरिकन सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान लग गया कि ऐसा शख्स अमेरिका का प्रेसिडेंट बन कैसे गया। अब ना उल्फा साहबा, वहां सीआईए भी परेशान है, सेंटकॉम परेशान है, उनकी फौज अपसेट है कि एक ऐसा शख्स जिसकी कोई मॉरल नहीं है, जो एक जवारिया टाइप आदमी है, जो एक मस्करों जैसी हरकतें करता है, एक दिन कोई बयान है, दूसरे दिन कोई बयान, बल्कि घंटों के हिसाब से उसके बयान बदलते हैं। आप जुमे के दिन उसने कहा है, तो इसको लोग बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ नहीं ले रहे, बल्कि कह रहे हैं कि जो तेहरान से बयान आएगा उसकी अहमियत होगी। तो आमना उल्फा साहब, आपको क्या लगता है कि ईरान से क्या जवाब आएगा? देखिए, आपके जो सवाल है उसी के अंदर जवाब भी छुपा हुआ है कि ट्रंप साहब जो है, इसके इनके जो एक जैसे होते हैं ना कि मज़ाहिया फ़िल्म के कोई करैक्टर होते हैं, और किसी कोई इस तरह की कोई फ़िल्म मज़ाहिया टाइप की बनाई जाए तो उसके अंदर इस तरह के करैक्टर होते हैं कि वो संजीदगी के साथ बहुत उथल पुथल कर रहे होते हैं, उनको कुछ याद नहीं होता वो कर क्या रहे हैं, जाना कहीं है, जा कहीं रहे। तो इस वक्त, और फिर जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा कि वो एक बर्दा फरोश की तरह से जाके एक शब खून मारा और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए, और फिर खुद ही अमन मुआहदा करके, खुद ही सीज फायर करके, खुद ही शिप के ऊपर जो है वो ब्लॉकेड लगाया और वहाँ पे फायरिंग शुरू की और उसको जनाब नुकसान पहुँचाया।
और ये भी और सबसे बड़ी जो है ना, इसमें मैं समझती हूँ कि अमेरिका की तारीख में लिखा जाएगा, वहाँ की जो हिस्ट्री जो रकम की जाएगी ना, उसमें ये लिखा जाएगा कि एक ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका में आया जिसने कि अमेरिकन अवाम को भी बहुत परेशान किया और पूरी दुनिया में अमेरिका का नाम बदनाम किया। 22 से यानी नदामत बना उस शख्स का नाम जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, और उससे जो एक इंसानियत के अलंबरदार बनते थे अमेरिकन, और वो क्या झूठ को नापसंद करने वाली कौम बनते हैं, और जो इस चीज़ का बड़ा फ़ख्रिया क्रेडिट लेते हैं कि हम लोग दयानतदार हैं, और हम उनकी कोर्ट्स भी कहती हैं कि हम झूठ को पसंद नहीं करते, जो सच बोलता है उसको हम रिलीफ देते हैं। तो उनका जो प्रेसिडेंट है वो हिस्ट्री में अपना नाम रकम करेगा कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवसाया इंसान और ऐसा इंसान जिसकी ज़ुबान पे एतबार ही नहीं किया जा सकता। और देखिए ईरान जो है, ईरानी ऐसी कौम बन के सामने आए हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने अपना नाम बनाया है, तकलीफ़ में भी है, परेशानी में भी है, लेकिन देखिए एक सच और हक के लिए खड़े हुए, डरे नहीं हैं। तो उनकी इज्जत हो रही है, इसी वजह से हो रही है, इसीलिए उनकी ज़ुबान पे भी एतबार किया जा रहा है, इसीलिए उनके ऊपर यकीन किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है अमना उल्फत साहबा, बिल्कुल ठीक है। अब तो यकीन करें कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रंप ने अपने आप को तो बनाया ही था, लेकिन अमेरिका को मजाक बना के रख दिया है। मियां जुबैर साहब, आप भी हमारे साथ हैं। मियां जुबैर साहब, ये सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर एक हजानी कैफियत है इंसानियत के नाम के ऊपर और पूरी दुनिया की कास्ट के ऊपर। ये ट्रंप साहब और उसका पूरा टोला पैसे बना रहा है, और ये सुना है इस पे जुआ हो रहा है, और कभी कहते हैं मुज़ाकरात होंगे, कभी नहीं होंगे। इतनी बड़ी गैर संजीदगी और इतना बड़ा इशू जो पूरी दुनिया के लिए आग और खून का, मौत और जिंदगी का एक मामला है, तो ये आप क्या कहेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सरबराह ये क्या कर रहा है? सर, आई एम सॉरी, अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो आप लोगों की आवाज़ मुझे साफ नहीं आ रही। मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया, तो मुझे आवाज़ आपकी नहीं आ रही, तो इसलिए मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मियां साहब, अब आवाज़ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रंप का जो बिहेवियर है, पूरी दुनिया इस पे अपसेट है, पूरी दुनिया की इज्जत, रिस्पेक्ट और अमन दाव पे लगा हुआ है। ये कर क्या रहा है? देखिए, मैं पहले भी ये बात बहुत अरसे से करता आ रहा हूँ। दो चीज़ें बड़ी कॉन्सेप्ट है, अगर आप पहले मुसलमानों के लिए बहुत अहम है कि कुरान मजीद फुरकान उम्मीद ये कहता है कि यहूद और नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, बट ट्रंप ये कहता है कि वो हमारा दोस्त है। तो भैया ट्रंप की माने या कुरान की माने? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ट्रंप किसी सूरत भी आपका दोस्त नहीं है। उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो शख्सियत है, वो जस्ट लाइक अ जोकर। एक जोकर होता है जो दुनिया को भी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी मजाक करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े मुल्क में जिसका नाम अमेरिका है, जो इतना बड़ा मकरूज है पूरी दुनिया का, और उसके ऊपर ट्रंप जैसा जो बंदा बैठ गया, तो ये यकीनी तौर पे सोवियत यूनियन का भी बड़ा नाम हुआ करता था और दुनिया में उसका तूती बोला करता था। आज अमेरिका को लेके भी जो हाल है, मेरा ख्याल है ये सोवियत यूनियन से मुख्तलिफ नहीं होने वाला। बस तेल देखें, तेल की धार देखें, और जिस तरह से ईरान ने जो किया उसने हम सबको मुसलमान कर दिया, यूनाइट कर दिया। हमारे अंदर फिरका वारियत ईरान ने ख़त्म कर दी। हम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी नहीं रहे, बल्कि मुसलमान हो गए हैं। और हम ये समझते हैं कि ईरान ने जो कदम उठाया है वो जो है वो एक आखिरी कील साबित होगी उस ताबूत की कि जिसके लिए हम घबरा रहे थे। और बहुत जल्द आपका नाम, पाकिस्तान का नाम, आर्मी चीफ का नाम, जनरल आसिम मुनीर की ताकत, अक्लमंदी, जहानत, ये पूरे दुनिया में जो है वो उसका डंका बोल रहा है। और अनकरीब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है सुरखरू होगा। ये और बात है, पूरी कौम जो है वो खड़ी है ईरान के साथ, हमारी हुकूमत जो है लेटी है अमेरिका के आगे। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप एक इंतहाई गैर संजीदा करैक्टर है, और ये आने वाले वक्तों में, आने वाले इलेक्शंस में वो बिल्कुल जो है वो नॉकआउट होने वाला है। अभी आप देख लें 30 मुल्कों की जो बैठी है बैठक, वो उसमें बरतानिया भी है, उसमें बहुत हमारी फ्रांस है, इटली है, पूरा यूरोप बैठ गया, तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ये थोड़ा सा वक्त है, मेरा ख्याल है 10-12 दिन में ट्रंप के बारे से हवा निकल जाएगी। जी मैं सुन रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेटी हुई है। गवर्नमेंट तो एक रोल प्ले कर रही है, सफारती सतह के ऊपर बहुत अचीवमेंट्स हैं,
देखें, सबसे पहले तो मेरा ख्याल में कि जो हालात अभी पैदा हो गए थे, मैं रिसेंटली कल की बात करूंगा कि डेडलाइन ख़त्म हुई और उसके बाद जंग का ऐलान करना था ट्रंप ने, और मैं ये शायद पाकिस्तान की जो है ये फॉरेन पॉलिसी है कि ईरान से कुछ मनवाए बगैर और ईरान के उसमें मतलब मुज़ाकरात में बैठे बगैर वन साइडेड मजबूर करना ट्रंप को, और ट्रंप जैसे शख्सियत को जिनकी अभी सब ने बड़ी तारीफ की है, तो ऐसे शख्स को आप कंट्रोल करके और उससे 5 दिन का या 10 दिन का फिर टाइम ले लें कि आप जंग ना करें। आपका ख्याल है कि हमने उसको तो मैं समझता हूं कि देखिए देखिए वजूहात तो उसकी 20 हो सकती हैं, बट क्रेडिट तो आपको देना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को और चीफ ऑफ हमारे फील्ड मार्शल को कि देखें जिस तरह उन्होंने पहले पीस कमेटी में एंटर हुए और उसके बाद ट्रंप के साथ उन्होंने पिछली जंग रुकवाने में भी रोल अदा किया जो ईरान के साथ था, और फिर ट्रंप का ये कहना कि जितना ईरानियों को पाकिस्तानी समझते हैं कोई नहीं समझ सकता, और उसके बाद पीस टॉक्स में पूरी दुनिया को छोड़ के और पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना। मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं तो इस नशे में हूं कि हम अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी से ये जो एक सादत पाकिस्तान को और इज्जत नसीब हुई है, और उसके बाद भी अगर कोई शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान की हुकूमत या फील्ड मार्शल उनकी तरफ कोई उंगली उठाता है या उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराता है, तो मैं समझता हूं कि वो फिर अपने अगर अंदर झांक के देखे तो शायद उसे थोड़ा सा अफसोस जरूर होगा। लेकिन मैं फिर बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी सादत हासिल हो रही है, बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ, कोई सादत की बात यह है कि जिनसे हमें, मेरी बात थोड़ी सी खत्म होने दें, जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी, जो किरदार अदा किया अच्छी बात है, बट आप ये देखेंगे मजबूरी किसकी थी। ट्रंप को इस वक्त कौन रास्ता दे सकता था? ट्रंप देखिए रास्ता देने के लिए टर्की भी था, रास्ता देने के लिए कतर भी था, ईरानियों ने उसको पहले से पकड़ा हुआ है। अब उसके पास कोई चाराकार नहीं था, ईरान उसको कहने को तैयार नहीं था जी आप सीज फायर करें। पहली दफा जो सीज फायर हुआ ईरान मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं था। अब ट्रंप ने पाकिस्तान को या पाकिस्तानी क़यादत को अपने मुफाद में इस्तेमाल किया, हमें भी फायदा हुआ, हमारा भी दुनिया में नाम वही पाकिस्तान है जिसके वजीर आजम का फोन भी नहीं सुनता था अमेरिकी सदर, ये वही पाकिस्तान है। लेकिन हमने ट्रंप को, ये ट्रंप के ऊपर सारी जिंदगी पाकिस्तान का एहसान रहेगा कि ट्रंप को अंधे कुएं से पाकिस्तान ने निकाला, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पूरा मिडिल ईस्ट फ्रीक बना हुआ है। इंडिया तो आप क्यों ट्रंप को कुएं से निकाल रहे हैं? क्यों उस पे इतना बड़ा एहसान सुना रहे हैं? जिसने ट्रंप को हमने अंधे कुएं से निकाला तो पाकिस्तान का एहसान हो गया अमेरिका पे, इसी का क्रेडिट ही दे दें। देखिए मैं आपको सुपर पावर को अंधे कुएं से निकाला इसलिए कि वो अपनी नादानी में पूरे दुनिया का नुकसान कर रहा था। सुपर पावर है जो अंधे कुएं में गिर चुकी है और उसको निकालने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है। आमना साहबा, जुल्फकार साहब, सबसे बड़ी जो चीज़ है ये कि मोदी का जो गोदी मीडिया है ना, वो आज से पहले ये हर वक्त प्रोपेगेंडा किया जाता था कि जो दुनिया में कहीं पे भी दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान ही वहीं पे खुरा जो है ना वो पाकिस्तान का निकलता है, पीछे हाथ पाकिस्तान का होता है। अल्लाह की करनी ये देखें कि इन्होंने इतनी बड़ी मुहिम चलाई, अपनी फिल्में भी चलाई और पता नहीं क्या क्या कुछ किया, और वो सारा कुछ उलट हो गया, वो सारा मलबा इन पे गिर गया और ये अब मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत से नवाजा कि आज अमन का सबसे बड़ा अलमबरदार पाकिस्तान को माना जा रहा है पूरी दुनिया में। फील्ड मार्शल की जो एक एफर्ट थी और उनकी जो एक हिम्मत थी और उनकी जो एक सफारतकारी थी, उसने मतलब अमेरिका को, और वो ट्रंप का तो खैर पूरी दुनिया में जो मजाक बन रहा है सो बन रहा है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कितना बड़ा नाम हुआ और अब इंडिया जैसे मुल्क को अपने मुंह की खानी पड़ी और आज वो सिंगल आउट हुआ है।
इंडिया को आप देखिए वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, वो सिंगल आउट है, पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आ रहा, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसे कोई वैल्यू नहीं कर रहा, उसे कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा। और इसराइल जैसा मुल्क जो कि हर वक्त अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा होता था, आज दुनिया पूरी की पूरी इस पर थू थू कर रही है कि उसने जो गाजा पे किया और उसके बाद उसने जो ईरान के ऊपर बच्चों के साथ जो आपने बड़ा सही पॉइंट रेज किया। मियां जुबैर साहब, आप कैसे कहते हैं गवर्नमेंट लेटी हुई है? गवर्नमेंट ने तो पूरी दुनिया में साबित कर दिया पाकिस्तान ने कि इससे अच्छी कोई डिप्लोमेसी कर नहीं सकता, फील्ड मार्शल से अच्छी कोई डिप्लोमेसी नहीं कर सकता। इजराइल चीख रहा है, भारत चीख रहा है, पूरी आइसोलेशन में दोनों मालक को फेंक दिया है और पाकिस्तान मोस्ट रेलेवेंट पूरी दुनिया में हो गया। अब्बासी साहब, नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान हर वक्त रेलेवेंट ही रहा है, चाहे अफगानिस्तान की जंग हो या कोई और मसला हो। जहां अमेरिका इन्वॉल्व होता है वहां पाकिस्तान रेलेवेंट होता ही है। चाइना से 1970 से लेके आज तक आप देख लें, 9/11 हो या फिर कोई भी ऐसा अमेरिका पे जब कोई मसला पड़ा हो तो पाकिस्तान हमेशा रेलेवेंट रहता है और रेलेवेंट रहना भी चाहिए। लेकिन उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? हमने पूरी जंग लड़ी 1979 से रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में। एंड ऑफ द प्रेसलर तरमीम हमें इनाम में मिली। फिर हमने 9/11 के बाद पूरी एक लंबी सीरीज दहशतगर्दी की सही भी और दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़े भी। तो फिर हमारा क्या हाल हुआ 2013-14 में जब वहाँ हुकूमत चेंज हुई? तो पाबंदियाँ भी हमारे लिए हैं, इमदाद भी हमारी बंद होती है, वीज़े भी हमारे बंद होते हैं और हमें ट्रांसैक्शन की, कारोबार की भी इजाज़त नहीं है। और उसके बाद हम तो खिदमत करते रहेंगे, करते रहे हैं, लेकिन ये ज़रा जहन में रखना चाहिए कि इतने जिस पे ट्रिलियन ऑफ डॉलर जंग पे खर्च हो रहे थे, बिलियन ऑफ डॉलर रोज के खर्च हो रहे थे, अगर हमने कोई किरदार अदा किया तो पाकिस्तान को क्या मिला है, पाकिस्तान के अवाम के लिए इसमें क्या? अब्बासी साहब, वो तो आपकी गवर्नमेंट भी रही, इमरान खान साहब भी रहे, लेकिन ना तो गैस पाइपलाइन आप बना सके, वो सरदारी साहब जहाँ छोड़ के थे वहां पड़ी रही। पाबंदियां आपने कौन सी फेस नहीं की? आप भी तो अमेरिका से डरते रहे ना। मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, रशिया का दौरा अब्सोल्युटली नॉट कहना सिर्फ ये नहीं था कि अड्डों का था, अब्सोल्युटली नॉट कहने का मतलब ये था कि हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे। थोड़ा बढ़ता है, गैस पाइपलाइन उधर पड़ी रही है, वो तो आप शुरू गैस पाइपलाइन देखें, एब्सोल्युटली नॉट नहीं। मैं 3 साल हमें जो मिले हैं गैस पाइपलाइन के लिए, ये नहीं होता रातों रात हो जाए, वो कब से पड़ी हुई, 2008 से पड़ी हुई है। और उसके लिए जब आपको इंटरनेशनली कुछ ये तो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं ना, ये इसीलिए इमरान खान ने कहते हैं वो उनके दौर में फंसी हुई है। आप तो एब्सोल्युटली नॉट वाले लोग थे, आप उसको शुरू कराते आते ही पहला नहीं, हमने शुरू किया था ना, हमने चाइना रशिया जो गए थे इसीलिए गए थे ना, रास्ता बनाने ही गए थे कि हम सारी अंडे एक टोकरी में रखने के बजाय, अमेरिका की गुलामी करने के बजाय गैस पाइपलाइन तो दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात तवाज़ुन करें, अपने मुल्की मफादात के ताबे फॉरेन पॉलिसी बनाएं। चाइना से हमें मसला नहीं था, रशिया से हमें दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है, मिडिल ईस्ट से, तो हम तो एक मुतवाज़न पॉलिसी की तरफ जा रहे थे जिसकी इमरान खान को सजा मिली। खैर साहब, ये सारा कुछ तो हो गया, हमारी बल्ले बल्ले भी हो गई, दुनिया की हम बड़ी सुलह करा रहे हैं, चौधरी बन गए हैं, सारा कुछ है। फिर एनर्जी क्राइसिस से भी बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे? जैसे मैंने पूछा अपने अब्बासी भाई को कि हमारी पाइपलाइन तो उस वक्त भी बन रही जब आप थे, अब भी नहीं बन पा रही, बनेगी नहीं बनेगी? देखें, जहाँ तक ये बात कर रहे हैं ना फाइनेंशियल मफादात की, हमारे लिए पहली बात ये है कि अगर इस सारे जो हम सुलह करवा रहे हैं इसमें एक चीज़ अगर हो गई कि ईरान से पाबंदियां हट गई तो सबसे पहला फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ जाने बचाने की अहमियत, या लोगों की आधी दुनिया की ये जो ये जंग होने लगी है, या एटॉमिक जंग हो जाए तो सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, उसका तो इन्हें वो नहीं है, चले हमने फाइनेंशियल फ़ायदा उठाना है। तो मैं उसके लिए भी इनको बता दूँ कि अगर पाबंदियां ख़त्म हो गई ईरान की तो सबसे पहले पाइपलाइन जो है गैस की वो आपके पास आएगी, और उससे बड़ा जो आपका मुल्क की तरक्की है ना, उसके दरवाजे जो खुलेंगे, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। दूसरा, 5 बिलियन अभी जो है, जो इन्होंने 2 कुछ जो है ना बिलियन वापस किया है उसको यूएई को, तो 5 बिलियन जो है अभी सऊदी अरब से अभी और कतर से इनको मिल भी गए हैं, या तकरीबन आधे मिल गए हैं तो मिल जाएंगे। वो मफादात जो है ना उनको पीछे रख के इस वक्त हमने जो बात करनी है वो बात करनी है हमने कि हमने इस वक्त पूरी दुनिया के आप हीरो बने हुए हैं, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें आपकी तरफ हैं। सुपर पावर तो अमेरिका है या चाइना है या रशिया थे,
लेकिन इस वक्त उन सब से नाउमीद होके पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। आपको जो इज्जत मिली है, आपकी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और हमारे जो मैं कहता हूँ सुपर जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का जो नारा लगाया है और जिस तरह हमारे पासपोर्ट की इज्जत बनी है। और ये अभी अब्बासी भाई फरमा रहे थे, पिछले मुझे सदीकी साहब याद आ गए, पिछले उसमें तो वो पीटीआई से हैं, वो खुद जो है ना फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे थे। तो ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका उस वक्त ये था कि चाइना में पिछले दौर की आप बात कर रहे हैं, तो इन्होंने उस वक्त सी पैक बंद करा दिया था। उस वक्त अमेरिका का सदर फोन नहीं सुनता था, सऊदी अरब वालों ने जहाज से उतार दिया था। आज देखें पाकिस्तान की क्या इज्जत है कि पूरी दुनिया में हेडलाइन क्या है कि इस जंग को अगर कोई खत्म करवा सकता है तो वो पाकिस्तान है। देखें टर्की का भी बड़ा रोल है इसमें कतर का बड़ा रोल है, सऊदी अरब का बड़ा रोल है। ये इन लोगों की भी बड़ी मेहनत है इन चीजों को क्लोज करने में, लेकिन अल्लाह ने जो सेहरा दिया है वो पाकिस्तान को दिया है। खुदा के लिए अपनी इज्जत को समझें। जो मकाम अल्लाह ने आपको दिया है, फाइनेंशियल गेन आप उसका जिक्र मुंह से ना करें, हम उससे छोटे लगेंगे, लेकिन जब आप इतनी दुनिया को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके एक फोन के ऊपर ट्रंप जैसा बंदा जिसका वो कह रहे हैं किसी की नहीं सुनता, उसने ऐलान कर दिया कि मैंने जो है ना किसी शराइत के बगैर मैंने सीज फायर जारी रखा हुआ है। तो देखिए अल्लाह ने आपको कितनी इज्जत दी है, उस इज्जत को फील तो करें, उस इज्जत का क्रेडिट तो दें ना। और उसके बावजूद भी अगर हमारे मुंह से अपने मुल्क के लिए ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि हम एम्बेरस फील हों, तो मैं उसके लिए तो अफसोस ही कर सकता हूं। बात तो सच है। ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की तारीफें तो की हैं, इंडिया के मुकाबले में इंडिया 10 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन ट्रंप को जितना मर्जी बुरा हम कह लें, उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उठा तो दिया नहीं जी। हमारे जहाज़ों की बात करके फील्ड मार्शल ग्रेट आदमी हैं, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं। देखें ये सारी चीज़ें अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ भी हो, मट्टी का मादू भी हो, वो लफ्ज़ अगर कहता है दुनिया के कोई, देखें ना सैकड़ों ममालिक के अंदर से किसी एक मुल्क के बारे में, अवाम के बारे में, लोगों के बारे में, फील्ड मार्शल के बारे में कोई कम्प्लीमेंट कर रहा है, तो बेशक उसकी ज़ाती हैसियत कुछ भी है या उसकी पर्सनैलिटी के बहुत मसाइल हैं, लेकिन उसकी एक न्यूज़ सेंस वैल्यू तो है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि इस वक्त मैं तो कहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को जो इज़्ज़त है ना, ये अल्लाह ताला के हाथ में फाइनल हर एक की डोरी, और अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दिलवानी थी कि ट्रंप जैसा इंसान जिसका कोई विसा ही नहीं करता और वो पाकिस्तान के गुण गा रहा है, असल में वो भी ऐसा उसमें जुगाड़, वो अल्लाह मियां तो उसी की सुनते हैं ना कि जो एफर्ट खुद भी जो एफर्ट करे। तो बात यह है ना, बात यह है कि ट्रंप जिस घेरे में फंस चुका था ना, उसको कोई ना कोई रास्ता भी चाहिए। देखें अब इस वक्त जंग जो है ना, ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक चीज़ है। अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ जाती है, आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आप देखिए कि लोगों का, बच्चों का बुरा हाल है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं गैस नहीं है। ये सिर्फ एक ईरान की और अमेरिका की जंग ने किस कदर हमारे यहाँ, हालांकि कोई कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ से तो जंग नहीं हो रही, हमारे से तो एक गोली भी नहीं चली, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे अवाम किस बुरी तरीके से इस वक्त महंगाई का शिकार हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ट्रंप साहब तो अपने खेल में लगे हुए हैं। वो तो क्या वो एक बयान देते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, दूसरा बयान आता है वो नीचे चली जाती है। वो तो अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। ये तो अमेरिका की में मैं समझती हूँ कि बाद में ट्रंप साहब के ऊपर एक मुकदमा चलना चाहिए, और उसके मुकदमे की रोशनी में इन्होंने ये जो खेल बनाया हुआ है ना, अपने बयानात की रोशनी में ये जो जुए जीत रहे हैं और ये जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका तो इनको खुमियाजा भुगतना चाहिए। वहाँ की ज्यूरी है, वहाँ के जो कोर्ट्स हैं, उनको ये सो मोटा एक्शन लेके इनकी जुबान को ताले लगवाने चाहिए और उन जराए के ऊपर पकड़ना चाहिए जहाँ से ये लोग पैसा बना रहे हैं। इसके ऊपर तो पकड़ होनी चाहिए, इसके ऊपर तो इनको कोर्ट में सज़ा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अमेरिकन अवाम जितनी ट्रंप के इस वक्त खिलाफ हो सकती है, हो चुकी हुई है, और उसका जो ग्राफ है मकबूलियत का वो तेज़ी से नीचे आ रहा है।
ये ट्रम्प साहब को भुगतना पड़ेगा। वहाँ के अवाम भी, अमेरिकन भी इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिकन अवाम जो है ना वो भी इस वक्त एक तकलीफ में है, क्योंकि वहाँ के अवाम इन्हें पसंद नहीं कर रहे इनके फैसलों को। वो खुद कहते हैं ये यू टर्न लेते हैं और झूठ बोलते हैं और इनके खुद मजाक बनाते हैं वो अपने प्रेसिडेंट का। ठीक है। अब्बासी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। अब्बासी साहब देखें, ये जिस दुराहे के ऊपर हम खड़े हैं, पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अपनी सरहदों से बाहर जाके चक्के चौके मारने शुरू किए हैं और अब पाकिस्तान मिडल ईस्ट के अंदर मोस्ट रेलिवेंट है, पूरी दुनिया के अंदर है। ईरान से इंडिया बाहर निकल गया, सऊदी अरब से निकल गया। अब सऊदी अरब से एक बड़ा 10 लाख लोगों वर्कर्स का ऑर्डर आ रहा है, वर्क परमिट आ रहे हैं, तो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगा पाकिस्तान। तो अब तो हमारी कैपेसिटी की बात है कि हम इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं। ये अलग बात है कि डेढ़ साहब कहते हैं कि अब नशे में है, अब इस नशे को रहना चाहिए, पैसे पूसे बाद से आ जाएंगे। अभी झटकी गल कर देना भी ठीक है कि पैसे तो आ ही जाएंगे, अगर आपकी हैसियत कायम रहती है, आपकी न्यूसेंस रहती है, इज्जत रहती है, रिस्पेक्ट रहती है, तो पैसे आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि इसको हम कैसे कैपिटलाइज करते हैं। देखें जी, पाकिस्तान के मैंने पहले भी अर्ज की थी, चाइना से बहुत बड़ी बात थी ताल्लुकात बहाल करना, फिर पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है जहाँ जो भी लीडर होता है उसको एक नजरियात पे अमल करना पड़ता है और लोगों की जो उमंगे हैं, लोगों की जो ख्वाहिशात है, उसके बरखिलाफ नहीं जा सकते। और हम वाहिद मुल्क है दुनिया के जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए पे कायम हुआ एक मुल्क है और यहाँ अल्लाह की वादनीयत के नाम पे ये मुल्क कायम हुआ। तो ये तो रोल अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को मिला। लेकिन मेरे भाई जो अभी कह रहे थे फाइनेंस या इक्तिसादियात, मेरे भाई जरा किराना की स्टोर पे जाके देखो, जरा दूध वाले की दुकान पे जाके देखो, ये जरा रोड पे जाके किसी रिक्शा, टैक्सी या बस में बैठ के देखो, आपको पता चलेगा कि आम आदमी इस वक्त किस हाल में है। बिल्कुल आप लीडरशिप करें, हमें इज्जत से बुरी नहीं लगती, अल्लाह पाक इससे भी ज्यादा इंशाल्लाह पाकिस्तान को इज्जत देगा अगर आपकी क़यादत जो है वो मुंतखब हो, अवाम की उमंगों की तर्जुमान हो और अवाम की हकीकी इलेक्टेड अगर क़यादत हो तो फिर मुल्क शायद इससे भी ज्यादा आगे जाए। लेकिन इस वक्त जो आम आदमी के हालात है वो सिर्फ इज्जत से पेट नहीं भरता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आम आदमी के हालात जो हैं वो तकाजा कर रहे हैं कि आप दुनिया की सरबराही करें, सुधार करें, सुलह कराएं, सालसी करें, लेकिन आवाम तक भी रिलीफ पहुंचना चाहिए। आवाम का भूखे न मरने दे, लोग पेट्रोल ले लें, तेल ले लें। मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मुझे ना थोड़ी सी बात करने की इजाजत दी जाए, वो फिर मेरे साहब आप जरा बताइएगा कि ये ट्रम्प साहब जो बात कर रहे हैं और बार बार ट्रम्प साहब एक ऐसी गैर संजीदा बातें करते हैं और एक ही दिन में 6 यू टर्न लेते हैं। अब तो लोगों ने उनको बिल्कुल गैर संजीदा लेना शुरू कर दिया है, कोई संजीदगी से लेता नहीं। अब आपको क्या लग रहा है कि ट्रम्प ने जो कहा कि जुमे के रोज मुज़ाकरात होंगे, ईरान तो खामोश है, ईरान ने तो कोई जवाब नहीं दिया। मैं जो बात करना चाह रही थी ना, आप देखें ईरान में देखें कि वहां पे जंग छिड़ी हुई है और उन्होंने पूरी दुनिया से एक दफा नहीं कहा कि हमारी इमदाद की जाए, हमें कोई इमदादी सामान भेजा जाए। उनके खुददारी का लेवल आप देखें, खुददारी का लेवल देखें उस कौम का। पहले मांग रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि खुददारी का लेवल उनका देखें। और मैं समझती हूँ कि जब उनके ऊपर ये पूरी दुनिया से इक्तिसादी पाबंदियां उनके ऊपर लगाई गई थी ना, वो वही बात है कि किसी वो सीगल को वो जब चट्टान के ऊपर घोंसले में से जब वो बच्चा निकलता है तो वो सीगल मादा जो होती है उसको ऊपर से चट्टान से धक्का दे देती है और वो फिर अपने पर फड़फड़ाता है और फिर वो उड़ना सीख लेता है। मैं समझती हूँ ईरानी कौम को इक्तिसादी पाबंदियां लगा के उनको आइसोलेट नहीं किया गया था, उनको पैरों पे खड़े करके उन्हें उड़ना सिखा दिया था। और यही वजह है कि आज जैसे कहते हैं ना, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने। जी हाँ, यानी उन्होंने ऐसे जुल्म किए हैं कि मुसलमान अब मुसलमान होना शुरू हो गए। अब तो शिया सुन्नी भी नहीं रहे, अब तो सारे लोग इत्तेफाक हो। फिर मैं जो रासा जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, आप ये देखें कि वहां पे उन्होंने कहा कि जब तक ये जंग जारी है हर एक को खाना भी फ्री में मिलेगा, उन्होंने हर चीज को फ्री कर दिया आवाम के लिए कि जिस वक्त जंगबंदी होगी हम आपसे पैसे ले लेंगे, फिलहाल खाना पीना हर चीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रंप का जो मौजूदा स्टेटमेंट है, ब्रिगेड साहब, इसका कोई नतीजा निकलेगा? असल में नतीजा, आप अगर तो हम नतीजा ये चाहते हैं कि इसका कोई नतीजा जो है वो परमानेंट पीस की सूरत में निकलेगा, तो वो नहीं निकलेगा। असल में इशू क्या है? इशू तो सिर्फ ये है कि आपको जंगबंदी जो है इसको आगे करना है, क्योंकि इस जंगबंदी को एक्सटेंड करने में सिर्फ कोई
और ये ना समझिएगा कि ट्रंप की कोई काइनेटिक, कोई डिप्लोमेटिक, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और बहुत सारी बिहाइंड द डोर गेम्स हैं, जो बिहाइंड द डोर स्ट्रैटेजी है जो खेली जाती है। और इसका आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त ये अनाउंसमेंट आती है अमेरिका की तरफ से कि जी जंगबंदी हो रही है, तो तेल एकदम नीचे गिर जाता है। फिर जब ये स्टेटमेंट आती है कि जंगबंदी नहीं हो रही, तो तेल एकदम ऊपर चला जाता है। ये क्यों होता है? इसके अंदर कौन इन्वेस्ट करता है, कौन पैसे डालता है? जी। तो इस वक्त जो कुछ भी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ ना अमेरिका की लव एंड लॉस्ट में हो रही है, ना कोई यूरोपियन यूनियन की लव एंड लॉस्ट में हो रही है, क्या ना कोई दुनिया के अमन के लव एंड लॉस्ट हो रही है। ये तमाम की तमाम गेम जो है ये ट्रंप और उसके पीछे बैठे हुए लोग खेल रहे हैं, और उन्होंने दुनिया को एक फ्रोजन वॉरफेयर जो है ना उसके अंदर, फ्रोजन वॉरफेयर मैकेनिज्म जो है ना उसके अंदर डाल दिया। मीनिंग देयर बाई कि आप इस चीज को लंबा करी जाओ और ईरान को अंडर प्रेशर करी जाओ, और उसके साथ रिटोरिक भी करे जाएं, आप उनको प्रेशराइज भी करे जाएं, आप स्टेटमेंट भी दे जाएं, आप जो आपके इकोनॉमिक फील्ड में, आपकी जो बैटिंग में, जो शर्त लगाने में, जो इसमें जो साथी हैं जो मैनिपुलेट करना चाहते हैं इकोनॉमी को, उसकी भी फेवर करी जाए। तो इसके अंदर जो चीजें हैं उसमें देखिए अभी क्या हुआ है। अभी उसने ये कहा है कि जी हम अनलिमिटेड जंगबंदी तोसी करते हैं, दूसरे साथ उसका बयान आ गया कि जी ईरान तैयार नहीं है, तीसरा उसका बयान आ गया कि ईरान पीस इन दी वर्ल्ड होगा तो बहुत सारे लोगों की नौकरी जो है वो खत्म हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के पैसे जो वो जाली अकाउंट खोल के रोजाना जो वो मनी गेम खेल रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। सो अब मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से ये मुज़ाकरात की टेबल जो है वो कोई जल्दी सजेगी या ईरानियन इतनी जल्दी राजी हो जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए ईरान की अपना असम्बली ने एक लॉ पास कर दिया कि जी आप जो जहाज गुजरे उसके टोल ले। अब वो भी ठीक नहीं है, मैं उसको भी नहीं सपोर्ट कर सकते, इसलिए कि दुनिया का मैरीटाइम लॉ ये कहता है कि जो इंटरनेशनल स्टेट्स हैं जैसे स्टेट ऑफ होमस है या स्टेट ऑफ मलाका है या बाकी बाबुल बंदब है, यहाँ से जो जहाज जो भी गुजरेंगे उनको फ्री पैसेज दिया जाएगा। अभी या तो फिर आप सारे लोग अगर वो एक पीछे फ्रीज लगा के या ब्लॉक लगा के इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो अगर मेरा ख्याल ईरान टॉल लगाएगा तो वो भी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, क्योंकि ये लेकिन क्योंकि अब नए उसमें ट्रंप ये कह रहा है कि हमने चाइनीज जहाज पकड़ा जिसमें कुछ तोहफे तोहफे है ईरान के लिए, तो वो किस तरफ इशारा कर रहा है यार जुल्फकार साहब, आप इतना समझते हैं, इतने आप भी जहांदीदा सहाफी है, आप क्या समझते हैं कि ईरान के अंदर गूफ बैठे हुए, वो पागल है ईरान के अंदर जो लोग बैठे हुए, उनको नहीं पता है कि वहाँ पे ईरानियन नेवी ने, अमेरिकन नेवी ने जो है वो ब्लॉक लगाया हुआ, वो इतने बेवकूफ है कि वो गिफ्ट जो है वो जहाज में रख के भेजेंगे। उसके अलावा और भी तरीकाकार है भाई ये काम करने के, तो ये तो बकवास है सारी के जी अभी ईरानिया जहाज पकड़ा है उसके अंदर कोई। अच्छा ब्रिगेड साहब, डेढ़ साहब कह रहे हैं कि ये जंगबंदी जो हो रही है ना, ये तो बड़ी कोशिश करके शहबाज शरीफ साहब उनको बड़ा दबाव डाल के अमेरिका के ऊपर करवाते हैं हर दफा एक्सटेंड। बात यह है कि ये जो जंग है ना ये दो फ्रंट पे लड़ी जा रही है इस वक्त। एक है जो परसेप्शन फ्रंट है, यानी आप अपनी ये परसेप्शन दुनिया में क्रिएट करें कि आप जंग चाहते हैं, आप अमन चाहते हैं। अब उस परसेप्शन फ्रंट पे अमेरिकन बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि जी हमने जेडी वैंस को भेजा था, जी तैयारा तैयार था, उसके अंदर उनका सामान रखा गया था, बस वो टेक ऑफ करने वाला था, ईरान राजी भी हुआ। तो इस परसेप्टिव इमेज से वो ये मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं कि जो लोग ईरान की फेवर में ये खड़े हुए हैं कि ईरान ने अल्टीमेट विक्ट्री हासिल कर ली है, उनकी नजरों में ईरान को डाउन किया जाए कि हम तो अमन चाहते हैं, ईरान अमन। साहब आप जो कर्फ्यू लगा के अपना लॉकडाउन लगा के बैठे हुए हैं इतने दिनों से, कोई भी जहाज उड़ता है तो हम कहते हैं आगे आगे आगे, तो सड़क ही बनेगा। ये तो हमारी गलत पॉलिसी है ना जुल्फकार साहब। अब आप ये कहें कि एक दरख्त है उसके अंदर एक शाख खराब हो गई है या उसके अंदर कीड़ा लग गया तो पूरे दरख्त को काट दे, तो वो क्या सही पॉलिसी होगी? भाई अगर आपको देर आर थाउजेंड वेज जिसके जरिए आप सिक्योरिटी टाइटन कर सकते हैं दुनिया में। व्हाइट हाउस के सामने आप जाएं, वाशिंगटन में जाएं, वहां पे बेतहाशा लोग होते हैं जो व्हाइट हाउस के अंदर फिर रहे होते हैं, क्या वो वहां पे कोई पुलिस आपको दिखाई नहीं देती? लेकिन उन तमाम लोगों के अंदर CIA के और वो जो इंटरनल सिक्योरिटी के वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं
जो वो तमाम लोग जो वहाँ कर रहे होते हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ये पूरी दुनिया में होता है। दुनिया में आजकल कोवर्ट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। ये तो मैं समझता हूँ एक बदनज़मी है ना, और ये अनप्रोफेशनल लोग करते हैं कि जी वो ये बात हो रही है पूरा शहर बंद कर दो। आप शुक्र करें आपने लाहौर से पिंडी नहीं ट्रेवल किया इन दिनों में, आपको जगह जगह पे बेताशा ट्रकों की लाइन खड़ी नजर आएगी। अभी ये पता ही नहीं है लाहौर के अंदर लॉकडाउन की कैफियत है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो आपको लग पता जाता है। ये डेढ़ साहब आए ना दफ्तर, डेढ़ साहब आपको कोई ट्रैफिक मिली है या नहीं मिली? बिल्कुल जी, बहुत रश है डेढ़ साहब, जगह जगह सड़कें बंद की हुई। मैं ये बताना चाह रहा था, एक तो मेरे भाई ने बात की थी उस वक्त महंगाई की, तो मैं ज़रूर इसका जवाब देना चाह रहा था कि जिस वक्त हमें गवर्नमेंट मिली है उस वक्त डिफ़ॉल्ट कर चुका था मुल्क, उसको इस जगह पर तक ले आए और आज डिफ़ॉल्ट किसने पहुंचाया और उससे किसने निकाला। आज हम जिस तरक्की पे पहुंच चुके हैं, तो अभी आप देखें कि हमने किस तरह जो हमें हमारे से 2 बिलियन से ज़्यादा मांगा गया है वो हमने फ़ौरन अदा भी कर दिया। इस वक्त ज़रूर महंगाई है लेकिन हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। और दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि मैं एक सेकंड, दूसरी बात आप जो कर रहे थे कि अब क्या चांसेस हैं यहाँ पे, तो मैं अभी देख रहा था वो कैटलिन डोम्बैस हैं जो सहाफ़ी आई हुई हैं अमेरिका से, तो आज उनका बयान था कि प्रेसिडेंट ट्रंप एंड पाकिस्तान सोर्सेज गुड न्यूज़ अबाउट फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान पॉसिबल एज सून एज फ्राइडे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा वेल गाइज आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर जस्ट येट। तो जो इनके अमेरिकन के अभी भी जो बयानात आ रहे हैं वो फ्राइडे को ये मतलब टॉक्स के लिए पॉजिटिव बयान आ रहे हैं। अब देखना ये है कि एक तरफ वो बयान दे रहे हैं कि जी हम टॉक्स के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ वो वहाँ पे फायरिंग करके इनके ईरान के शिप्स के ऊपर और उनको फिर वीडियोस उनकी चला रहे हैं और उनकी फिर तलाशियां ले रहे हैं। तो उनकी इंटेंशन को देखें कि आया वो चाहते हैं। अब्बासी साहब, एक तरफ अमेरिका कुछ कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ कर रहा है। हमें स्मार्ट लॉकडाउन लगा के बैठाया हुआ है, हम जहाजों का इंतजार कर रहे हैं, ईरान का घेराव किया हुआ है, वो उधर ब्लीड कर रहा है, हम इधर ब्लीड कर रहे हैं। ईरान को, अमेरिका को तो शायद कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होगा क्या, ये क्या हो रहा है? अब पहले तो मैं भाई की जो बात को जवाब दूं डिफॉल्ट की का, मैं उस टाइम हुकूमत का हिस्सा था और हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो 22 बिलियन थे। 17 बिलियन स्टेट बैंक के पास थे, ये गूगल करके आप चेक कर सकते हैं, और 6 बिलियन 5.5 बिलियन प्राइवेट बैंकों के पास थे। जीडीपी की शरह 6.1 थी, जो कि हमारी हुकूमत जाने के बाद जून के सर्वे के बाद इन्होंने निकाली थी। तो मेरे भाई उस टाइम जितना मुल्क में मतलब के माशी हालात थे वो आपके आते ही महंगाई पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 41% पे गई है। पाकिस्तान जब से बना है 41, कभी 22-23% इंतहाई बुरे हालात में, आप 71 में भी देख लें जो मुल्क टूट गया 22-23%। और इनके दौर में जहां महंगाई गई, जो भी आता है वो ये कहता है कि मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। नहीं, मैं तो आपको बताता हूँ ना जी, हमने जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी उस वक्त भी यही मुबादला था, जिस दिन हुकूमत छोड़ी, अभी गूगल करे 22 बिलियन का ज़र मुबादला था और 6.1 हमारे 2018 में यही कहते रहे कि पिछली हुकूमत स्लोगन के तहत आता है। देखिए मैंने हमेशा जाते हुए वो कंगाल करके चला जाता है, ये क्या कहानी है? देखिए ये इस चीज़ से मैंने हमेशा इख्तलाफ किया है कि ये रवैया नहीं होना चाहिए। और आज मुल्क पाकिस्तान को बने हुए इतना 1 सदी के करीब हम और 20-25 साल में पहुंच जाएंगे, तो कुछ हमारे जो सियासतदान हैं या जो सरकर्दा हुकूमतें रही हैं उनको भी सोचना चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज़ की मुखालफत करती हूँ कि कोई भी हुकूमत आती है, कोई अच्छा काम करती है, नहीं आने वाली हुकूमत सिर्फ इस वजह से जेलिस होके कि उसको क्रेडिट जा रहा है वो उसका अच्छा काम भी बंद कर देते हैं और नए सिरे से कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। मैं इसकी हमेशा मुखालफत करती हूँ। ये कोई पार्टी करे, मेरी करे, आपकी करे, इनकी करे, उनकी करे, उसकी तारीफ करनी चाहिए। उस प्रोजेक्ट को जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट है, जो आवाम के प्रोजेक्ट है, उनको लेके आगे चले। हमारे इसी वजह से हमेशा तबाही रही है कि हमारा आपस में कभी भी हम लोग
हसद का शिकार हो जाते हैं। सीपैक हम बंद लोग कर बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, जाते जाते आप जरा बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है इसमें ईरान इतना मुहतात क्यों है? ईरान ने तो सीधा सीधा कह दिया कि पहले डिसाइड कर ले जीता कौन है हारा कौन है, मुतालबात या चीजें फाइनल जो है वो जीतने वाला करता है, आप है कौन? बात यह है कि पहली बात तो यह है कि जो आप ईरान और चूंकि अमेरिका का इशू डिस्कस कर रहे हैं, तो देयर इज नो लॉजिक कि आप इसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ले आए। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी ले आएंगे कि आप डिफॉल्ट से निकाल के रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट रोजाना 20 अरब के कर्जे ले रही है, वो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट चीजों को चला, वो कौन पे करेगा कल को जब चले जाएंगे? बात यह है कि जो कुछ इशू इन हैंड है कि पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है फॉर द ग्लोबल पीस, और उसके अंदर कल भी जो चीज आपके सामने आई है वो ये है कि जो वो ट्रम्प ने कहा है कि जी पाकिस्तान ने हमको कहा था तो हमने जंगबंदी में तोसी कर दी है। अब उस जंगबंदी में जो तोसी हुई है उसके ऊपर ईरान का जवाब आ चुका है। उन्होंने कहा कि जी हम ये राउंड ऑफ पीस टॉक्स अटेंड नहीं करेंगे। जो भाई जो अमेरिकन से अफ्रीका जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, उसका पिछले हफ्ते का भी ये ट्वीट था, अगर आप उठा के देखें, उसके पिछले हफ्ते भी उसने ये बयान दिया था। उसने कहा था कि जी कैथरीन के क्या नाम है, मैंने ट्रम्प को रिंग किया कि जी मैं आ जाऊँ, उसने कहा पहले कहा आ जाओ, फिर दोबारा उसका मुझे रिंग आया 37 मिनट बाद कि ना यू स्टे इन इस्लामाबाद। तो एक हफ्ता तो हो गया उसको स्टे इन इस्लामाबाद करते हुए। अब ट्रम्प कह रहा है कि मैं जुमे को मुज़ाकरात करेंगे। अब हमने ये देखना है कि क्या ईरान की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी आती है जुमे के मुज़ाकरात की या नहीं, या पाकिस्तान चाइना ईरान को इस बात पे कन्विंस कर सकता है। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, दूसरे अमेरिकन नेवी जो वो ट्रम्प शोर मचाई जा रहा है कि हमने चाइना का जहाज पकड़ लिया। आप मुझे बताएं, जब तक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा और आप ईरान को रोजाना उसके ऊपर प्रेशराइज करते रहेंगे, इसलिए मैं आप कह रहा हूँ ना कि ये जंगबंदी का जो टूल है इसको बुनियादी तौर पे इस्तेमाल कराया जा रहा है क्वर्सिव डिप्लोमेसी के तौर पे, कि जी आप इतना प्रेशराइज करें कि वो खुद ही कह दे कि जी मैं हार गया हूँ। तो ईरान क्यों कहेगा कि मैं हार गया हूँ? बिल्कुल सही। हाउ वुड दे एक्सेप्ट कि जो 44 जहाज उन्होंने अमेरिका के गिराए हैं? तो आपको उनको उस पावर को उसी तरह ट्रीट करना है जिसके अंदर क्वालिटी है 44 जहाज गिराने की, तो अगले 44 भी गिरा सकती है। सो इफ बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। ढेर साहब आपका शुक्रिया, आमना अल्फा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्बासी साहब थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह दोबारा नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत। अगेन थैंक यू वेरी मच।